हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। यू आर मोस्ट वेलकम एट द पार्थ फोस्टर प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पार्थ। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इंग्लिश क्लास को। दोस्तों, फ्रॉम लास्ट 3 to 4 days we couldn't continue the class, but today we are starting. It should be done or it should be started around 11 o'clock, but it's 11:20 anyway. So I just came over here with 25 questions or somehow some different questions basically. तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये इंग्लिश की वो क्लास है जो कि आपके संपूर्ण रिवीजन के लिए होती है, जो कि हम डेली 11 बजे लेते हैं। कभी कभार चूक जाते हैं तो फिर याद आ जाती है, फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो फिर से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश की क्लास 11 o'clock, जो कि इंग्लिश एडवांस, इंग्लिश मॉडरेट और सिंपल इंग्लिश को लेकर होती है। जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे एडवांस इंग्लिश की तैयारी करते हैं, एडवांस इंग्लिश इन द सेंस बैंक पीओ की मेंस को लेकर या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल के मेंस को लेकर। सो दोस्तों, उन सबका मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कहीं कोई भी कमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, आप मुझे ज़रूर लिखें और या फिर आप मुझसे सामने पूछ सकते हैं यदि कहीं कोई क्वेश्चन है, सो दैट आई कैन लेट यू नो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने अपने सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। इसको प्लीज़ शेयर करिएगा जिससे कि आपके बहुत सारे दोस्त यहाँ पे कलेक्ट हो सकें, इकट्ठे हो सकें और इस क्लास का लुत्फ उठा सकें। तो स्टार्ट करता हूँ मैं क्वेश्चंस के साथ कुछ, ठीक है। और इन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने से पहले मैं बस एक सेकेंड ये तैयारी कर लूँ। Okay, this is fine here. Okay, now fine. तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, am I audible or visible both to everybody? क्या मैं आप लोगों को दिखाई और सुनाई दोनों दे पा रहा हूँ? If I am, so that would be nice for me, and then we can start the class. Thank you, Ruby. Hi. Ruby knows that I'm coming. Thank you, Priyansha. Thank you, my dear. तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। थैंक यू मिमू। चलिए, सो वी आर स्टार्टिंग विद नंबर 1 क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग टाइम, इंग्लिश क्विज एंड 11 PM। सो नंबर 1 इज हियर। अरे ये तो कुछ और ही आ गया यार, पोपट हो गया तो। ओके, सो हियर इट इज, राइट, एग्जैक्टली। दोस्तों ये है नंबर 1 क्वेश्चन। आपको मुझे बताना है, ये वर्ड आपने सुना तो जरूर होगा, व्हाट इज द राइट मीनिंग ऑफ ऑस्टेंसिबली। ये जो वर्ड होता है ऑस्टेंसिबली, इसका सही मीनिंग क्या होता है, सही सिनोनिम क्या होगा? ऑस्टेंसिबली, आउटवर्डली, रिडंडेंटली, जेन्युइनली, मैच्योरली या ब्लंटली। रूबी सी। प्रियांशा का आंसर सही है बिल्कुल, ए। सी क्यों दिया? ऑस्टेंसिव का मतलब तो आडंबर होता है, दिखावा होता है, इसे हम फ्लॉन्ट कहते हैं। प्रियांशा बिल्कुल सही हो। फ्लॉन्ट करना, दिखावा, जो आप हैं नहीं ऐसा कुछ दिखाना, तो यही कहलाता है आउटवर्डली, बाहरी रूप दिखाना। जेन्युइनली गलत है, मैच्योरली, ब्लंटली गलत है, रिडंडेंटली का मतलब होता है एक्सेसिव, अधिक मात्रा में, तो ये भी गलत है। ठीक है, सो इसका सही आंसर जो है वो है ए, आउटवर्डली। क्योंकि ऑस्टेंसिबल का मतलब क्या होता है? ऑस्टेंसिबल, आडंबर करना, बहुत ज्यादा आडंबर करने वाला इंसान, तो वो ऑस्टेंसिबल कहलाता है और यही कहलाता है आउटवर्डली। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ। सेकंड, वेरासिटी का सिनोनिम क्या होता है? वेरासिटी, VERACITY, इसका मतलब क्या होता है वेरासिटी का? एलोक्वेंस, ग्लटन, क्विजलिंग, मेंडेसिटी या टेनेसिटी? नो प्रियांशा, नॉट ए। मिमू बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर। रूबी, व्हाई टेनेसिटी? वेरासिटी का मतलब होता है ट्रुथ, किसी भी सच्चाई को बोलना, तो उस बोलने को कहते हैं एलोक्वेंस, भाषण देना, कुछ बोलना, अपनी सच्चाई रखना। टेनेसिटी तो बोल्डनेस होता है, टिमिडिटी हो जाता है टेनेसिटी, राइट, तो वो गलत है। EDCB, दे ऑल आर रॉन्ग, वन एंड ओनली ए इज द राइट आंसर वंस अगेन। क्योंकि वेरासिटी का मतलब क्या होता है? ट्रुथ, सच्चाई कहलाती है वेरासिटी। जस्ट रिमेंबर, इसीलिए इसको हम एलोक्वेंस के नाम से जानते हैं। वैसे एलोक्वेंस का जो रियल मीनिंग होता है वो होता है स्पीच, भाषण देना। आप स्पीच को बोलते हैं एलोक्वेंस, राइट, लेकिन ये स्पीच भी कहलाता है, एलोक्वेंस भी कहलाता है, ट्रुथ भी कहलाता है, राइट। तो तीनों में से आप किसी को भी ले सकते हैं। इज इट क्लियर? राइट फरहीन, वर्बोसिटी भी कहला सकता है, आप इसको वर्बोसिटी के नाम से भी जान सकते हैं। बिल्कुल सही मौके पे सही चौका मारा है मैम, वर्बोसिटी इज ऑल्सो देयर। ठीक है, आगे बढ़े, चलो
नंबर थर्ड, फ्यूटाइल का सही सिनोनिम क्या होगा? व्हाट इज द राइट सिनोनिम ऑफ फ्यूटाइल? दैट्स नाइस, नो मेमो, नॉट सी, रूबी का आंसर सही है ई, क्योंकि फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। इसी यूजलेस को आप कहते हैं अनप्रोडक्टिव। आप इसे अनप्रोडक्टिव कहें, आप इसे यूजलेस कहें, यही कहलाता है फ्यूटाइल। और इसी को कहते हैं वेन। वेन का मतलब होता है जो कि किसी यूज का ना हो। यूजलेस, अनप्रोडक्टिव, आप इसे फ्रूटलेस के नाम से भी जानते हैं, राइट? सो कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ये सारे के सारे कहलाते हैं वेन। वेन मतलब व्यर्थ, बेकार का, नो यूज, जिसका कोई यूज ही ना हो। ठीक है, दैट्स नाइस प्रियांशा। इम्ब्यू, लेकिन आपको बताना है कि इम्ब्यू का सही अपोजिट क्या होगा। आई एम नॉट आस्किंग मीनिंग, आई एम आस्किंग अपोजिट। रूबी ने दिया है ई, समबडी एल्स? चलिए खैर, अगेन रूबी का आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इम्ब्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? इम्ब्यू का मतलब होता है एंड्यू। कोई दिक्कत नहीं है प्रियांशा, इसको सुन लेंगे आप लोग सभी। इम्ब्यू का मतलब क्या होता है? एंड्यू। और एंड्यू को बोलते हैं इनकलकेट, किसी चीज को किसी चीज में समा लेना, अंदर ले लेना, इनकलकेट करना, राइट? आप इसको इन्फ्यूज के नाम से भी जानते हैं, आप इसे इन्फ्यूज भी कह सकते हैं। इन्फ्यूज करना, निगल लेना, ले लेना, इनकलकेट करना, समा लेना, एंड्यू करना। और इम्ब्यू का एंटोनिम पूछा था तो एलिमिनेट हो गया, बाहर निकाल देना। तो जब आप किसी भी चीज को बाहर निकाल देते हैं तो यही कहलाता है एलिमिनेट, मतलब हटा देना। ठीक है, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये सभी को। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सो यू मे आस्क मी। इम्बाइब, बिल्कुल सही कहा रूबी, इसी इम्ब्यू को हम इम्बाइब भी बोलते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, पेंडर। आपसे पूछा जा रहा है कि पेंडर का सही अपोजिट क्या होगा? व्हाट इज द राइट अपोजिट ऑफ पेंडर? कम ऑन। हो सकता है ये वर्ड नहीं सुना हो आपने, और हो सकता है सुना भी हो। Come on, come on, come on, everybody. C, grudge. Priyansha, no, no, no. Okay, Mimo कह रही है don't know. Somebody else who would like to give the right answer of pender? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप समझ लें कि पेंडर का मतलब होता क्या है। दोस्तों, पेंडर का मतलब होता है किसी को ग्रेटिफिकेशन देना। ग्रेटिफिकेशन का मतलब हो गया ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब क्या हो गया? कि किसी का आभार व्यक्त करना। जब आप किसी का आभार व्यक्त करते हैं किसी की दूसरे की डिजायर के लिए, तो वो कहलाता है पेंडर। और आभार व्यक्त न करना, संतुष्टि ना होना, डिससेटिस्फाई इसका आंसर हो गया। सो डिससेटिस्फाई कहलाता है असंतुष्ट होना। और पेंडर का मतलब क्या हो गया? टू प्रोवाइड ग्रेटिफिकेशन, किसी को ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड कराना, राइट, एग्जैक्टली, किसी को सेटिस्फाई करना, या फिर खुद सेटिस्फाई होने के बाद किसी को धन्यवाद देना, इज कॉल्ड पेंडर। जैसे आप किसी को महंगे महंगे गिफ्ट दें, क्यों गिफ्ट दें? क्योंकि आप उसको संतुष्टि देना चाहते हैं कि उसने जो भी आपके संग किया वो बहुत बढ़िया था। तो यू आर डूइंग पैंडरिंग, राइट? आई होप कि आप सबको क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, कॉम्प्लेसेंसी बिल्कुल सही। नंबर 6, एस्टोनिशिंग। एस्टोनिश बहुत ही कॉमन वर्ड है, इसका मीनिंग भी जानते हैं। अपोजिट क्या होगा एस्टोनिशिंग का? What is the right opposite of astonishing? Come on. जी हाँ, not riveting, staggering, stuttering, only boring. क्योंकि astonishing का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, भौचक्का हो जाना, सरप्राइज्ड हो जाना।
और आप सरप्राइज नहीं हो रहे, बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं, तब बोरिंग इज द राइट आंसर। तो दोस्तों वन एंड ओनली डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना, वाव वाली फीलिंग, और बोरिंग मतलब कोई मतलब ही नहीं है, जो हो रहा है होने दो। ठीक। नंबर 7 दोस्तों, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? A vain or conceited person, especially one who dresses or behaves extravagantly. एक आडंबरी मनुष्य, एक गप्पी मनुष्य, एक दिखावटी मनुष्य, इंसान जो कि स्पेशली क्या करता है, जो ड्रेस पहनता है या बिहेव करता है बहुत शोई नेचर में, बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए, आप ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? रूबी ने कहा है ई, अवॉन्ट। समबडी एल्स? ये वर्ड शायद आप लोगों ने सुना नहीं है, इज कॉल्ड पॉपिंजे। पॉपिंजे इज द राइट वर्ड, जस्ट रिमेंबर, और उसको लिख लीजिएगा, ये आपके काम आएगा, बहुत बहुत काम आएगा। पॉपिंजे, पॉपिंजे वो जो वर्ड होता है ना, वो अपने आप में साफ साफ इस बात को दिखाता है कि एक गप्पी मनुष्य, एक बहुत ही आडंबरी मनुष्य जो दिखावा करता है महंगे महंगे कपड़े पहन के और महंगी महंगी बातें करके और महंगा महंगा बिहेव करके, तो पॉपिंजे इज यूज्ड फॉर दोस काइंड ऑफ पीपल, राइट? सो जस्ट रिमेंबर, डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक। अ यंग अनमैरिड वुमेन क्या कहलाती है भैया? जो यंग है और अनमैरिड है, जिसने शादी नहीं की है, अ यंग अनमैरिड वुमेन, व्हाट डू यू कॉल दैट? ए, बिल्कुल सही कहा, डैमसल। डैमसल का मतलब होता है एक औरत, एक लड़की जो कि यंग है और अनमैरिड है, जिसने शादी नहीं की, डैमसल। नंबर नेक्स्ट, इंडीड ऑफन यूज्ड आयरनिकली, वास्तव में जो ऑफन प्राय यूज होता है आयरनिकली, मतलब हंसी के स्वभाव में, तो क्या कहलाता है वो? कम ऑन एवरीबॉडी, मतलब वो आपसे सिंपल सा इंडीड का सिनोनिम पूछना चाह रहा है कि इंडीड का सिनोनिम क्या होता है। राइट, एग्जैक्टली प्रियांशा, फॉरसूद इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है मैम। फॉरसूद, फॉरसूद का मतलब होता है इंडीड। जैसे इसने किसने कहा आपसे इंडीड यू आर सेइंग ट्रू, तो आप ये कह सकते हैं फॉरसूद यू आर सेइंग ट्रू, वास्तव में क्या तुम सच कह रहे हो, तो आप इसको फॉरसूद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इंडीड भी कह सकते हैं और फॉरसूद भी कह सकते हैं। नो सुशी, फाइ इज गलत, राइट? वन एंड ओनली सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, नंबर 10, रीड करें और बताएं क्या सही आंसर होना चाहिए इसका। पहले इसको रीड कर लें। What must be the right answer? भैया खो नहीं जाना है इसमें। The Brahmaputra is a perennial river with several characteristics due to its geography and dash climatic condition. जी हाँ, प्रियांशा बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों। आई क्लैप फॉर प्रियांशा एंड वी शुड क्लैप फॉर हर। दैट्स नाइस, दैट्स कूल माय डियर। ब्रह्मपुत्र जो है एक पेरेनियल, एक हमेशा रहने वाली रिवर है, नदी है, जो हमेशा रहेगी, सदा से थी और है रहेगी। किसके साथ? विद सेवरल पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक के साथ। उसके बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी हैं, विशेषताएं ऐसी हैं जो बहुत ही विचित्र हैं। ड्यू टू इट्स ज्योग्राफी, उसकी ज्योग्राफी के कारण, एंड प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण, जो संसार में व्याप्त क्लाइमेटिक कंडीशन है, बहुत ब्रॉड जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, प्रिवेल मतलब फैली हुई, प्रिवेलिंग का मतलब होता है ब्रॉड, उसके कारण जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पेरेनियल रिवर कहलाती है, जो कि बहुत ही पिक्यूलियर, विचित्र, पिक्यूलियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंज, जस्ट रिमेंबर। स्ट्रेंज कैरेक्टरिस्टिक के कारण बहुत फेमस है। ठीक है, सो दोस्तों डी इज द ओनली राइट आंसर एंड दैट्स नाइस। नंबर 11, एरर क्या होगा इसमें? जल्दी से बताएं मुझे, पढ़ें और बताएं व्हाट शुड बी द एरर।
जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों की या दो चीज़ों की बात नहीं हुई है, तो बिटवीन नहीं लगाएगा, आपको बिटवीन के प्लेस पे अमंग का यूज़ करना है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, एंड दैट्स नाइस। आप यहाँ पे अमंग का ही यूज़ करेंगे, बिल्कुल सही कहा कि अमंग द मेजर इकोनॉमी इन द रीजन मलेशिया has had the lowest levels of protection and this will be reduced as it implements its commitments under RCEP। तो among the major economy रीजन में, उस रीजन में बहुत सारी जो इकोनॉमी है उनकी बात हो रही है, उनके बीच में मलेशिया जो है हैज़ हैड द लोएस्ट लेवल, उसका आंकड़ा, उसका जो लेवल है वो बहुत सबसे नीचे था, राइट, सबसे नीचे है। सो अमंग आना चाहिए, ना कि बिटवीन। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, आपने सही आंसर दिया सभी ने। नंबर 12, हॉल ओवर द कोल्स, क्या मतलब होगा इसका? हॉल ओवर द कोल्स क्या कह सकते हैं हम इसको? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा मिमू, प्रियांशा, सुशी, दैट्स नाइस। रूबी, नो नो नो, नॉट ई। सुशी, प्रियांश, आपका भी गलत है, प्रियांशा एंड मिमू इज राइट, बी इज द राइट आंसर। हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है, ये हमने किया था अभी बीच में एक दिन, टू स्कॉल्ड समवन प्रॉपरली, किसी को प्रॉपर वे में डांटना, अच्छे से उसकी मतलब कर देना, बस धो देना, तो यही कहलाता है हॉल ओवर द कोल्स, टू स्कॉल्ड समवन प्रॉपरली, किसी को ढंग से डांट देना, ठीक है। पेंसिल समथिंग इन, क्या मतलब है इस फ्रेज का? ई ऑप्शन तक, पेंसिल समथिंग इन। कोई और जिसका आंसर देना चाहेगा कुछ और, या फिर आगे बढ़े? चलिए, पेंसिल समथिंग इनका दोस्तों मीन ध्यान रखेंगे, मेक टेंटेटिव अरेंजमेंट्स, इसको याद रखेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि इसका आंसर यही होता है, एक टेंटेटिव अरेंजमेंट्स करना, मतलब लगातार ना करना, लेकिन हाँ धीरे धीरे करते रहना, टेंटेटिव, किसी घड़ी में करना, कोई काम कर रहा है तो उस चीज़ को जानते हुए अरेंजमेंट करना, ये कहलाता है पेंसिल समथिंग इन, मीन्स मेक टेंटेटिव अरेंजमेंट्स, ऐसे अरेंजमेंट्स जो हमेशा नहीं लेकिन हाँ किए जाते हैं कभी कभी। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, डकआउट, अभी तक तो मैंने डक इन सुना था, डकआउट भी है भैया। व्हाट शुड बी द राइट आंसर ऑफ 14, डक आउट? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट्स नाइस प्रियांशा, नो फरहीन। लीव हरिडली, बहुत जल्द ही किसी चीज़ को छोड़ देना, इसको डक आउट। जस्ट रिमेंबर, डक आउट का मतलब क्या हो गया? लीव हरिडली, जब आप जल्दबाजी में किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं तो यही कहलाता है डक आउट। नंबर 15, कम ऑन, व्हाट मस्ट बी द राइट एरर? जी हाँ, ए इज द राइट आंसर। ए में एरर है वी नॉट ओनली, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। लेकिन प्रियांशा आपने कहा वी नॉट ओनली, जबकि माय डियर बट ऑल्सो का यूज चीफ मिनिस्टर के संग है, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट, वी सॉ नॉट ओनली जो लगेगा वो सॉ के बाद लगाओ, ठीक है, क्योंकि बट ऑल्सो भी चीफ मिनिस्टर के पहले लगा हुआ है, तो वी सॉ नॉट ओनली द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, राइट। सो इसका सही आंसर है ए। चलिए, नंबर 16 दोस्तों, क्लोज टेस्ट, कम ऑन फास्ट, पहले इसको पढ़ लें आराम से, फिर मैं आपसे पूछूंगा, नो नीड टू वरी, पहले इसको पढ़ लेंगे।
पहले क्लोजेस्ट को पढ़ लें एक बार, फिर मैं आपसे पूछूंगा। आई होप ओके फाइन, दैट्स नाइस बिकॉज दिस इज इनफ टाइम दोस्तों, सफिशिएंट टाइम दिया है आपको, ठीक है, इसको बस खाली पढ़ना था। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं करना फिलहाल। नंबर 1 ऑप्शन में क्या आना चाहिए, जल्दी बताएं मुझे। नंबर 16 के नंबर 1 ऑप्शन में क्या आना चाहिए? द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन एंड द रिजल्टेंट इकोनॉमिक क्राइसिस डैश टू डिसप्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट द पुअर एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। जो इफेक्ट है, प्रभाव है लॉकडाउन का और जो उसका रिजल्टेंट है इकोनॉमिक क्राइसिस पर, वो क्या है? डैश, वो कंट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे 16 में दोस्तों आना चाहिए नंबर सी। नो नो नो, इसका बी नहीं आएगा, एग्जैजरबेटेड नहीं आना चाहिए, इसमें आना चाहिए कंट्रीब्यूट करता है। सी इज द राइट आंसर। किसके लिए? टू डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट द पुअर एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के लिए। सी इज द राइट आंसर, कंट्रीब्यूट। एग्जैजरबेट कैसे हो जाएगा भाई? कंपोज गलत है, बाकी सब गर्मी में गलत थे। कंट्रीब्यूट इज द राइट आंसर। I hope this one is clear to everybody. सबको क्लियर है ये? चलिए नंबर नेक्स्ट, इसी का 17 का ऑप्शन, सेंटेंस यही है, क्लोजेस्ट यही है, बस ऑप्शंस हैं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन एंड द रिजल्टेंट इकोनॉमिक क्राइसिस डैश टू प्रोपोर्शनेटली, डैश टू प्रोपोर्शनेटली में हमने क्या भरा था? कंट्रीब्यूट टू प्रोपोर्शनेटली, sorry, disproportionately impact the poor and informal sector workers. Since the lockdown, the government of India has dash the relief packages. बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपके पास कुछ और ऑप्शन हो ही नहीं सकता अनाउंस्ड के अलावा। सरकार जो है वो अनाउंस करती है, तो उसने अनाउंस किया रिलीफ पैकेजेस को अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एंड आत्मनिर्भर भारत। हाउएवर 18, कम ऑन, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ए इज द राइट आंसर। नाइस प्रियांशा, रूबी। हाउएवर न्यूमरस स्टडीज हैव शोन, बहुत सारी स्टडीज में दिखाया है ना, तो न्यूमरस स्टडीज हैव शोन दैट देयर inadequacy. The economist referred to India's lockdown as the stingiest. What is more worrying is that even the few measures such as free grains to those having ration cards as per the National Food Security Act are coming to an end of this month, while there have been reports dash at continuing. So what should come over here? Come on. Really, Priyansha? Might be. Priyansha might be. रूबी कह रही है बी। अच्छा, ए या बी में से रूबी कैसे आ जाएगा? कॉम्प्रोमाइजिंग और यर्निंग। सेनेस ने आपसे कहा है यहाँ पे कि भैया
जो एक्ट है आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है, व्हाइल देयर हैव बीन रिपोर्ट्स डैश एट कंटिन्यूइंग। वो रिपोर्ट क्या कर रही हैं आप लोग, मुझे पता नहीं चल रहा आप लोग क्यों कर रहे हो उसका डी रेसेंडिंग। वो रिपोर्ट हिंट कर रही है, इसमें हिंटिंग आना चाहिए था ना। मुझे थोड़ा बताएं क्यों किया आपने वो सब। वो कहना चाह रहा है व्हाइल देयर हैव बीन रिपोर्ट्स, हालांकि वहां जो रिपोर्ट्स हैं हिंटिंग एट कंटिन्यू, वो हिंट कर रही हैं कंटिन्यू करने के लिए। द डैश ऑफ फ्री ग्रेन्स इट इज येट टू बी अनाउंस, कि जो फ्री ग्रेन्स है, जो फ्री का अनाज है, वो अभी भी अनाउंस होना है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ये चीजें ही हिंट कर रही हैं। नो 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 रूबी, हिंडर्ड नहीं था, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट नंबर 20, व्हाट शुड कम? Well, have been reports hinting at continuing the what? What should come in number 20, guys? That's nice. That's good for him. Mr. Gear Point, Ruby Priyansh. Oh no, no Priyansha, not E. Deprivation गलत है. So she C गलत है. Expansion. Provision is the right answer. बिल्कुल सही आंसर है provision. उसने कहा while there have been reports signaling, right? या फिर क्या था वो इसमें hinting और signaling बातें की है at continuing the provision of free grains. भाई free grains जो अनाज है उसका क्या, उसका गोडाउन की तो बात करेगा, उसकी प्रोविजन की तो बात करेगा, उसका संभाला जाना, उसका रखा जाना। इट इज़ येट टू बी अनाउंस, और ये अभी भी अनाउंस होना है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका बी जो है वही आंसर आएगा, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, अरे बाप रे, ये तो खत्म हो गया क्लोज टेस्ट। ये आया समझ में आपको सभी को? किसी को कोई भी दिक्कत इसमें जो ना समझ में आई हो? चलिए, स्पीकिंग टू मच ऑफ वन सेल्फ क्या होगा? अपने बारे में ही बोलते रहना, टपर 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 टपर, इज कॉल्ड व्हाट? जी हाँ, इगोइज्म। ये इगोटिज्म भी होता है। राइट, सो डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर कहा आपने, जो खाली अपने बारे में ही बोलता रहता है। अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, एक व्यक्ति जो कि विमेन से नफरत करता है, क्या कहते हैं आप इसको? मिसोगाइनिस्ट। बिल्कुल सही कहा, मिसोगाइनिस्ट। गायन जो होता है वो विमेन कहलाती है, और मिसो मीन्स हेट। नाइस रूबी, नाइस ऑल। द ब्रांच ऑफ मेडिकल डीलिंग विद चिल्ड्रन एंड देयर डिजीजेस। साइंस की वो ब्रांच क्या कहलाती है जो बच्चों से डीलिंग करती है और उनकी बीमारियों को देखती है? पेडेस्ट्रियन कहाँ आ गया भैया, क्या कर रहे हो? साइंस पूछी जा रही है। बिल्कुल सही आंसर प्रियांशा फरहीन, पेडियाट्रिक्स। पेडियाट्रिक्स वो साइंस कहलाती है, मेडिकल ब्रांच की साइंस जो कि बच्चों की बीमारियों से डीलिंग करती है। तो जब आप कोई पेडियाट्रिक टीचर कह रहा हूँ, डॉक्टर पे गए हैं तो बच्चों को देखने वाला है। आप अपना घुटना मत दिखाइएगा अधेड़ उम्र में। सो ए इज द राइट आंसर। नंबर 24, टू रिसीव पीपल एज गेस्ट्स एंड टू प्रोवाइड दैम फूड एटसेट्रा। What should come in number 24? जी हाँ, होस्ट इज द राइट आंसर, सभी जानते हैं। एक व्यक्ति जो रिसीव करता है एक गेस्ट की तरह, राइट, और प्रोवाइड करता है उनको खाना पीना और भी कुछ, तो वो कहलाता है होस्ट। आज का होस्ट है ये, मतलब इसकी तरफ से सारा काम होगा। एंड द लास्ट दोस्तों 25 आज का, कॉन्फ्लिक्ट का सही सिनोनिम क्या होना चाहिए? कॉन्फ्लिक्ट जो वर्ड है उसका सही सिनोनिम क्या होना चाहिए, जल्दी बताएं मुझे। राइट प्रियांशा, यूनिफाई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है यूनाइट, आपस में बांध देना, आपस में बांध देना, दो गांठों को बांध देना, दो चीजों को बांध देना। तो यूनाइट कहलाता है कॉन्फ्लिक्ट, और वही कहलाता है यूनिफाई, मतलब एकता, समरूपता, समरसता। ठीक है, इज कॉल्ड ए यूनिफाई। नॉट डिवाइड, सेपरेट और रप्चर, ये तो इसके एंटोनियम चले गए जो कि घूमते रहते हैं। सही, तो यूनिफाई इज द राइट आंसर।
सो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मेरी क्लास कंटिन्यू रखूँ डेली एट 11 और 10:30 वट एवर द टाइम वुड बी देयर। लेकिन इस क्लास को जरूर ध्यान रखें और ध्यान से ले लिया करें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रिवीजन के तौर पे इसको जरूर देखें, रिवीजन करें। यदि कहीं कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जरूर पूछें। दैट्स फॉर ऑल आई वुड लाइक टू से। फिर मिलते हैं मॉर्निंग की क्लास में कल, जो कि 7:30 बजे की है अन अकेडमी पे। सो बी रेडी एट 7:30 AM। रूबी सोना नहीं है उस क्लास में। और 12:30 PM की है दूसरी क्लास, जो कि मॉक की है। तो दोनों ही क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है। फरहीन, सुशी, प्रियांशा, मिस्टर गियर पॉइंट, वी आर मीटिंग टुमारो। Oh, thank you, Ruby. Oh, thank you. Thank you everybody. Take care of yourself. मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ, and I'm extremely thank you to you. Like I'm extremely thank you to you, especially for the late night English with Path. Thank you दोस्तों. Stay happy, stay healthy, stay hungry. नमस्कार. Thank you, Sushi. Thank you, Mr. Gear Point.